जरा सोचिए, आज अगर नाटो जो अमेरिका के सहयोगी कंट्रीज हैं, अमेरिका बेसिकली मेन मेंबर है नाटो का, 50% से ज्यादा पावर अमेरिका के पास है। तो अमेरिका एंड कंपनी मतलब नाटो और रूस के बीच में अगर युद्ध छिड़ जाए तो क्या नतीजा होगा? क्या व्लादिमीर पुतिन की धमकियां सिर्फ शोबाजी हैं या उनके पीछे असली ताकत जो है वो रसिया ने कहीं छुपा के रखा है? क्या पुतिन के पास इतना बारूद है कि वो नाटो से अकेले भिड़ पाएंगे? रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल हो चुके हैं और दुनिया आज भी उसी तनाव भरे मोड़ पर खड़ी है जैसे शीत युद्ध के दौरान थी, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। तो जिस तरह का माहौल था, आज वही माहौल दोबारा से बन चुका है। ऐसा पश्चिमी मीडिया बताती है कि रूस हार रहा है, दिस दैट, पर रूस को कुछ नहीं हुआ है। रूस लड़ते लड़ते एक्सपीरियंस ले रहा है और एंजॉय कर रहा है। यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। नाटो के जो पावर्स है वो थक चुके हैं, जबकि ये सिर्फ बाहरी सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, साथ में मिलकर नहीं लड़ रहे, सिर्फ गोला बारूद और पैसे दे रहे हैं यूक्रेन को, फिर भी ये थक चुके हैं। मतलब आप कह सकते हो कि दो महाशक्तियों के बीच में दुश्मनी की वजह से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है और बीच में पूरी दुनिया फंसी हुई है। इस युद्ध में जो नाटो के कंट्रीज हैं वो प्रॉक्सी वार खेल रहे हैं। खुद नहीं घुसते हैं युद्ध में, बल्कि वो बाहर से सपोर्ट करके रूस को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हुआ उल्टा है। बाकी कंट्रीज ही बैकफुट पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं सीज फायर के लिए। हालांकि बड़बोले ट्रंप ने एक बार तो यहां तक बोल दिया था कि पुतिन कागजी शेर है, बट पिछला 3-4 मीट से जिस तरह से पुतिन ने ट्रंप के बहुत सारे रिक्वेस्ट को कि मिलना है, जिसको रिजेक्ट किया है, जिस तरह से पुतिन का हाव भाव रहा है ट्रंप से मिलने के बाद अलास्का में, और जैसे बड़बोले ट्रंप उल्टा सीधा किसी भी कंट्री के बारे में बोलते रहते हैं, जैसे भारत को भी उन्होंने डेड इकोनॉमी बोल दिया था। तो आप कह सकते हो कि ट्रंप की बातों का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा है। और ऐसे सिचुएशन में किसी भी नाटो कंट्री में दम नहीं बचा है कि रूस के खिलाफ खुल करके मैदान में उतर जाए। इतना हिम्मत ये लोग नहीं जुटा पा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने इस सवाल को और तेज कर दिया है। तो मैं हूं कौशलेंद्र कुमार और मैं इस फैक्ट को, मतलब इस पॉइंट को कि दोनों नाटो और रशिया के बीच में अगर युद्ध छिड़ता है तो कौन जीतेंगे, इसको मैं 5 से 6 पैरामीटर्स पे तौल के बताना चाहूंगा। और वो पैरामीटर्स होंगे, पहला होगा परमाणु बम, किसके पास कितने एटम बम है। दूसरा होगा आर्मी, किसके पास कितने ज्यादा लड़ाके हैं, लड़ने वाले आर्मी किसके पास ज्यादा है। तीसरा होगा फाइटर जेट्स, आज के टाइम में जिसके पास ज्यादा फाइटर जेट्स है उसके जीतने की संभावना उतनी ज्यादा रहती है। चौथा होगा टैंक्स, कौन कितना टैंक लेकर के बैठा हुआ है। पांचवा है बजट, किसके पास कितना रक्षा बजट है खर्च करने के लिए। और छठा होगा किसके पास ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है लड़ने का, रशिया के पास या नाटो कंट्रीज के पास। तो आइए वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना, और स्टार्ट करेंगे हम लोग परमाणु बम से। अगर परमाणु बम की बात करें तो मैं 2025 का एक रिपोर्ट यहाँ पे यूज करना चाहूंगा, जिसमें बताया गया कि टोटल 12,241 परमाणु वारहेड जो है वो धरती के सीने में गड़े हुए हैं। सोचिए, इसमें से 9600 जो है 9600 वो स्टॉक पाइल में है, मतलब वो रखे हुए हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो निकाला जाएगा। 3900 जो है रेडी टू यूज है, रेडी टू फायर है। अब सोचिए, ये 12,000 प्लस जो परमाणु बम है इसमें से 90% सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास है। बाकी 10% में इंडिया, ब्रिटेन और फ्रांस है, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन के पास लगभग 200 परमाणु बम है। जो बचा कुचा वो इंडिया के पास है। कहने को पाकिस्तान ने भी बनाया, बट उसके पास कुछ नहीं है। और पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है वो अमेरिका वाले ही है। तो यहाँ में पाकिस्तान जैसे 2 कौड़ी के कंट्री को नहीं बोलूंगा कि उसके पास कुछ है। तो मोटा मोटी 5 कंट्री हो गए। और यहाँ एक कंट्री जिसको हम लोग मेंशन नहीं कर रहे वो है चाइना। चाइना के पास भी ठीक ठाक परमाणु बम है। इसमें से रूस के पास लगभग 5,000, मतलब 4500 से लेकर के 4500 से 5000, आप मान के चल सकते हो लगभग 4800 परमाणु बम अकेले रसिया के पास है जो एक्टिव। और जो टोटल अगर हम जोड़ ले जो एक्टिव नहीं है, तो ये संख्या लगभग 5800 जाती है, मतलब करीब करीब 6000। तो आप समझ सकते हो कि 12,000 प्लस परमाणु बम का 90% होता है लगभग 11,000। उसमें से 6,000 के करीब परमाणु बम अकेले रसिया के पास है। मतलब बाकी जो बचे लगभग 5,000 से थोड़ा कम, 4,500 के करीब, वो अमेरिका के पास है। और चूंकि नाटो कंट्री जो बाकी 2 हुए, फ्रांस और ब्रिटेन, उनके पास 200 के करीब परमाणु बम है। तो आप कह सकते हो कि अमेरिका के पास टोटल 5,000 परमाणु बम है, जबकि रसिया के पास अकेले लगभग 6,000 परमाणु बम है। और अगर चाइना, जो कि रसिया को सपोर्ट करता है हर मामले में, अगर हम चाइना को भी कंसीडर करें तो रसिया के पास करीब करीब
6.5 से 7,000 परमाणु बम कहा जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। तो आप समझ सकते हो कि परमाणु बम के मामले में रशिया आज भी अमेरिका से बहुत आगे है। बेशक रशिया की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी कंपैरिजन में कहीं नहीं हो। बेशक रशिया की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन के अगल-बगल घूम रही है। बट बात जब परमाणु बम की आती है, तो उसमें रशिया अमेरिका पे स्कोर कर रहा है। तो परमाणु बम के बाद अगर हम टैंक्स की बात करें कि किस खेमे में ज़्यादा टैंक्स है, तो देखिए रशिया के पास करीब-करीब मतलब 10 से 14,000 टैंक्स है, ऐसा माने जाता है। आप मान के चलो 14,000 टैंक्स है, क्योंकि रसिया अक्सर अपना डेटा कम करके बताता है। और हालाँकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि रसिया की 11,000 टैंक्स हम उड़ा दिए हैं युद्ध में, रूस-यूक्रेन युद्ध में, जो कि गलत दावा दावा है। एनीवे अमेरिका ने इसी दावे को बोला है कि 3,000 टैंक्स उड़ाया है यूक्रेन ने। हालाँकि ये भी काफ़ी हद तक गलत दावा है। एनीवे सो रसिया के पास अगर अभी के टाइम में आप टैंक देखोगे तो 14,000 है, और रसिया अपने पुराने टैंक्स को, जो टैंक्स में चोट लगते रहते हैं, खराब होते रहते हैं, उनको हटाता रहता है और नए टैंक्स लाता रहता है। तो आप मान के चल सकते हो कि ये 14,000 जो है एक तरह का स्टेबल नंबर है। मतलब रसिया के पास 14,000 टैंक्स हैं, 12 से 14,000। अगर आप इसको कंपेयर करोगे नाटो से, तो नाटो में अमेरिका के पास लगभग 4600 टैंक है, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा बाकी जो 17 कंट्री, 16 कंट्री है, उन सब का मिला भी देंगे ना, तब सारा मिला करके नाटो के पास करीब-करीब 11,000 टैंक्स आते हैं। 11 से 12,500। मतलब नाटो के पास सिर्फ 11 से 12,500 टैंक्स हैं टोटल, और अकेले रसिया के पास 12 से 14,000 टैंक्स हैं। तो देखो परमाणु बम के मामले में भी रसिया अमेरिका से कहीं आगे था, नाटो से कहीं आगे था, कंबाइंड नाटो पावर से। टैंक्स के मामले में भी रसिया अमेरिका एंड नाटो से कहीं आगे है। तो परमाणु बम और टैंक्स के अलावा अगर हम बात करें सेना की, मतलब पर्सनल की, जो लोग लड़ते हैं, आर्मी वालों की, वायुसेना वालों की, नौसेना वालों की, तो उसमें रसिया के पास टोटल लगभग 1.3 मिलियन मतलब 13 लाख सक्रिय सैनिक है। इसके अलावा 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख रिजर्व सैनिक है। मतलब दोनों मिला दोगे तो 28 लाख रिजर्व और सक्रिय सैनिक है। और अर्धसैनिक बल जो है वो रसिया के पास 5.5 लाख है। तो 28 लाख और 5.5 लाख, रसिया के पास टोटल आर्मी जो है जो लड़ सकती है वो लगभग 33-34 लाख हो जाती है। अगर आप नाटो की बात करोगे तो नाटो के पास मतलब 32 देश मिला करके उनका जो कंबाइंड सैनिक है वो है 34 से 35 लाख। मतलब रसिया के पास करीब-करीब 34 लाख सैनिक है, और नाटो के पास भी 34-35 लाख सैनिक है, सब मिला के रसिया के पास अकेले 34 लाख सैनिक है। अगर आप उसमें अर्धसैनिक बलों को भी जोड़ लोगे तो ये संख्या अगेन सिंगल हैंडेडली रसिया को काफी पावरफुल बनाती है नाटो के कंपैरिजन में। लेकिन फाइटर जेट्स के मामले में, विमान के मामले में रसिया पीछे हो जाता है, क्योंकि नाटो के पास लगभग 22,000 के करीब विमान है, सैन्य विमान है, जिसमें से कि लगभग 3,000 से ऊपर 3,300 के करीब फाइटर जेट्स या इंटरसेप्टर है। अकेले अमेरिका के पास 14,000 के करीब विमान है। मतलब अकेले अमेरिका जो है वो सारे नाटो के बाकी कंट्रीज मिला करके भी उनसे भी ज्यादा विमान लेके बैठा हुआ है। तो जो एयर कंट्रोल है, आसमान में कंट्रोल है, उस पे नाटो भारी पड़ता है रसिया पे, क्योंकि फाइटर जेट्स बनाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है और रसिया यहीं पे पिछड़ रहा है। इस वजह से रसिया के पास फाइटर जेट्स कम है। मतलब जो लड़ाकू विमान है उसमें रसिया पीछे है, वहां पे नाटो रसिया पे बहुत बुरी तरह से चढ़ा हुआ है। मतलब आप कह सकते हो कि जो नाटो का एयर पावर है, एयर सुपीरियोरिटी है, वो रसिया से 5 गुना से भी ज्यादा है। बेशक बाकी मामलों में रसिया आगे है, लेकिन एयर पावर में रसिया नाटो से पीछे हो जाता है, और यहीं पे अमेरिका को एडवांटेज मिलना, नाटो को एडवांटेज मिलना शुरू हो जाता है रसिया पे। हालांकि रसिया के पास जो फाइटर जेट्स है वो बैटल टेस्टेड है। मतलब अगर सुखोई 57 ले लो तो उसका कोई जोड़ नहीं है नाटो के किसी भी कंट्री के पास। नाटो का कोई भी कंट्री क्लेम नहीं कर सकता उनके पास ऐसा फाइटर जेट है जो रसिया के डिफेंस सिस्टम S-400 या S-500 को काट सके, जो रसिया का सुखोई 57 फाइटर जेट को टक्कर दे सके। लेकिन जो संख्या की जहां तक बात आती है, फाइटर जेट्स की जो संख्या है उसमें रसिया काफी पीछे है, और नाटो के कंट्रीज स्पेशली अमेरिका रसिया से मीलों आगे है। अब देखिए किसी भी लड़ाई का जो मेन फ्यूल होता है वो होता है पैसा। वो इंसान हो या कंट्री हो, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा गर्मी दिखाता है। आप इस बात को ऑब्जर्व करना समाज में। तो यहाँ पे रसिया पीछे हो जा रहा है। जो डिफेंस बजट है रसिया का 2025 का, वो है करीब करीब $150 बिलियन। मतलब 140 से $150 बिलियन के अराउंड आ रहा है रसिया का जो डिफेंस बजट है
जबकि अगर हम नाटो का डिफेंस बजट लेंगे तो नाटो का डिफेंस बजट है कंबाइंड डिफेंस बजट $1.5 ट्रिलियन, मतलब रसिया के डिफेंस बजट से लगभग 10 गुना ज्यादा। यहाँ पे रसिया बुरी तरह से पिछड़ जा रहा है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, इसी वजह से रसिया के पास फाइटर जेट्स भी कम है, क्योंकि रसिया के पास बजट कम है। पैसे के मामले में रसिया पिछड़ गया है। रसिया की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन के अगल बगल घूम रही है, जबकि अमेरिका की इकोनॉमी 31 ट्रिलियन के अगल बगल घूम रही है, मतलब 10 गुना ज्यादा। उसी प्रोपोर्शन में अमेरिका रक्षा पे भी खर्च करता है। अकेले अमेरिका जो है, नाटो तो $1.5 ट्रिलियन तक खर्च कर रहा है, बट अकेले अमेरिका $1 ट्रिलियन तक खर्च करता है रक्षा बजट पे। सोचिए, एक तरफ रसिया $150 बिलियन मैक्सिमम खर्च कर रहा है रक्षा बजट पे 2025 में, और अमेरिका अकेले $1 ट्रिलियन खर्च कर रहा है रक्षा बजट पे 2025 में, जबकि नाटो कंबाइन मिला के $1.5 ट्रिलियन खर्चा कर रहा है रक्षा बजट पे। हालांकि जब आप परचेजिंग पावर पैरिटी को भी कंपेयर करोगे तो उस केस में जो अमेरिका का $1 ट्रिलियन है वो घट के काफी नीचे आ जाएगा, मतलब वो रसिया से 2 गुना या 3 गुना ही ज्यादा खर्चा कर रहा है। ऐसे एक आंख से देखने में जो लग रहा है कि 8 गुना 7 गुना ज्यादा है, वैसा नहीं है, बट फिर भी डबल या ट्रिपल भी खर्च करना वो भी बड़ी बात है। तो यहाँ पे रसिया रक्षा बजट में पीछे जा रहा है। अब यहाँ लास्ट पॉइंट जो आता है कंपैरिजन का, वो है कॉम्बैट एक्सपीरियंस। किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है लड़ने का? जैसा कि मैंने बार-बार पहले भी मेंशन किया है, कॉम्बैट एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। अमेरिका के पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, नाटो के पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। नाटो दूसरे के गर्दन पे तलवार रख के चलाना जानता है, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना जानता है। खुद नाटो का कोई भी कंट्री हार्डली किसी सीरियस युद्ध में शामिल हुआ है, जो बराबरी का युद्ध हो जिसमें इनके ऊपर भी आँच आई हो। मतलब ये लोग क्या करते हैं, ओवर पावर करते हैं। दूसरे कंट्री में गए, वहां पे बॉम्ब गिराए, भाग आए, अपना फाइटर जेट भेजा, वहां पे बॉम्ब गिरा के भाग आए। जिस कंट्री पे बॉम्ब गिराने गए उनके पास हो सकता है कि डिफेंस मिसाइल्स भी नहीं हो, एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं हो S-400 टाइप का। तो वैसे में इनके जो फाइटर जेट्स होते हैं, इनके जो मिसाइल्स होते हैं, वो बैटल टेस्टेड नहीं है, कॉम्बैट टेस्टेड नहीं है। अमेरिका का कितना भी अच्छा B-2 बॉम्बर हो या F-35 फाइटर जेट हो या फिर कोई भी फाइटर जेट हो, या अमेरिका का कोई भी वेपन्स ले लो, मिसाइल्स ले लो, ये सारे के सारे पेपर पे नंबर 1 है, हवाबाजी में नंबर 1 है। ये सारे के सारे नंबर 1 है, क्योंकि ऐसा अमेरिका बोलता है, ऐसा अमेरिका का प्रेसिडेंट बोलता है, ऐसा अमेरिका का मीडिया बोलता है। अब इसको आप कंपेयर कीजिए नाटो के बजाय रसिया से। रसिया का हर एक वेपन जो है वो कॉम्बैट टेस्टेड है। रसिया का S-400 हो, जिसका अभी भारत ने टेस्टिंग किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। रसिया का वो MiG-21 हो, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा था 60s से, या रसिया का MiG-29 हो, या रसिया का सुखोई 30 हो, या रसिया का सुखोई 57 हो। रसिया के सारे जो वेपन्स हैं वो कॉम्बैट टेस्टेड है। रसिया कोल्ड वॉर के टाइम से ही युद्ध लड़ता आ रहा है। रसियन आर्मी जो है कॉम्बैट टेस्टेड है। आप कह सकते हो कि रसिया का एक-एक आर्मी पर्सनल ये नाटो कंट्रीज के 4-4 आर्मी पर्सनल के इक्विवेलेंट माने जा सकते हैं। रसिया इस मामले में इनफैक्ट ऐसे-ऐसे हथियार भी बना रखा है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सैटर्न-2 है, या फिर जो हाइपरसोनिक मिसाइल एवानगार्ड है, जिसने मैक 20 प्लस का स्पीड दिया था, मैक 25 का स्पीड दिया था टेस्टिंग के दौरान, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड सेट किया हुआ है हाइपरसोनिक मिसाइल्स के स्पीड की दुनिया में। तो हर मामले में आप पाओगे, स्पेशली कॉम्बैट एक्सपीरियंस के मामलों में, कि रसिया के बराबरी में ये 32 कंट्री या 17 कंट्री या जितने भी कंट्री है नाटो के, वो सब मिल करके भी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि नाटो और रसिया के पावर्स में कौन भारी पड़ेगा अगर इनके बीच में कभी युद्ध होता है? तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं।